नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। जुलाई 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू चौथी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। यह चुनाव इसलिए अहम था क्योंकि जो कांग्रेस का अध्यक्ष होगा वही चलकर आगे प्रधानमंत्री बनेगा। यह उस दौरान बात तय की गई। 1946 में कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुए। करीब 12 प्रादेशिक कांग्रेस कमेटीज ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम प्रस्तावित किया था, लेकिन महात्मा गांधी के कहने पर सरदार पटेल और जेबी कृपलानी ने नाम वापस ले लिया और इसी तरह से नेहरू कांग्रेस अध्यक्ष और आगे चलकर प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन 15 अगस्त 1947 को जब नेहरू ने देश की कमान संभाली तब वो इलेक्टेड यानी कि जनता के चुने हुए नहीं थे, बल्कि कांग्रेस कमेटी के सिलेक्टेड प्रधानमंत्री थे। इस तरह से देश की जनता ने पंडित नेहरू को 1952 के आम चुनाव में प्रधानमंत्री चुना और यही वजह है कि सबसे लंबे समय तक यानी कि 4398 दिन चुने हुए प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड अब तक पंडित नेहरू के नाम था। लेकिन अब देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। अब सबसे लंबे समय तक देश की सेवा करने वाले देश के चुने हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन चुके हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को पहली बार पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और उनके कार्यकाल के 4399 दिन पूरे हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 से लगातार 3 बार आम चुनाव में जोरदार जीत दर्ज की और देश का नेतृत्व किया। आज इसी मौके पर दिल्ली के भारत मंडपम में उनका जोरदार स्वागत किया जा रहा है। भारत मंडपम की आपको तस्वीरें दिखाएंगे और वहां पर कैसे जश्न की तैयारी चल रही है उस पर तमाम अपडेट्स देंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी अब तक 3 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। पहली बार साल 2014 में वो पीएम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे। फिर 2019 में उन्होंने दूसरी बार लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ लेकर जीत की हैट्रिक लगाई और इतिहास रच दिया। और इतिहास सिर्फ इतना भर नहीं है कि उन्होंने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पर जीत हासिल की जनता के बीच जाकर, बल्कि सबसे लंबे चुने हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और इससे पहले यह रिकॉर्ड जवाहरलाल नेहरू के नाम था। लेकिन इन 12 सालों के दौरान बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई ऐसी चीजें की हैं जो देशवासियों के लिए उल्लेखनीय है और इसी वजह से प्रधानमंत्री के इस कार्यकाल को भारतीय जनता पार्टी एक स्वर्णिम दौर के रूप में बताने की कोशिश कर रही है। चाहे वो 370 का फैसला और ट्रिपल तलाक खत्म करना हो या पाकिस्तान पर स्ट्राइक्स करनी हो, बहुत सारी चीजें इन 12 सालों में जो हुई हैं भारतीय जनता पार्टी उसे जनता के सामने रखने की कोशिश कर रही है। इस वक्त बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री समेत एनडीए के बड़े नेता और मुख्यमंत्री भारत मंडपम में मौजूद हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के 12 साल पूरे होने के मौके पर खास आयोजन रखा गया है। भारत मंडपम में अब से कुछ ही देर में एनडीए की बैठक होगी और पीएम नरेंद्र मोदी के शानदार रिकॉर्ड पर बधाई प्रस्ताव पारित किया जाएगा। भारत मंडपम में सभी एनडीए और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और दूसरे बड़े नेता मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश, बंगाल, दिल्ली, महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जाएगा। बताया जा रहा है कि भारत 2047 के रोड मैप, केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय, विकास परियोजनाओं, ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आगे बढ़ाने पर चर्चा यहां पर की जाएगी। यानी कि आज कीर्तिमान स्थापित होने के साथ साथ भारत के आने वाले सालों में भारत कैसे काम करेगा इसकी रूपरेखा पर भी मंथन किया जाएगा और तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और संभवतः यहां पर पीएम नरेंद्र मोदी अगर कुछ कहेंगे तो उस पर भी नजर बनी हुई है। हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सतीश के सिंह जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, अवधेश कुमार हमारे साथ जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ भारत मंडपम से श्वेता श्रीवास्तव, उनके साथ रविकांत आपको दिख रहे हैं और हमारे साथ हमारे नेशनल एडिटर अमित कुमार जुड़े हुए हैं। सबसे पहले श्वेता आप ही का रुख कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं बीजेपी शासित राज्यों के, वो वहां पर मौजूद हैं और भी कई बड़े नेता मौजूद हैं, ना सिर्फ बीजेपी के बल्कि एनडीए के घटक दलों के। क्या तस्वीरें इस वक्त वहां पर देखने को मिल रही है और सबसे बड़ा सवाल यह भी कि प्रधानमंत्री, उनकी झलक कब देखने को मिलेगी भारत मंडपम में? जी, जो खबर अनुराग हमें है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं ऑलरेडी यहां पर अंदर और वो जो तमाम लीडर्स हैं एनडीए के, वो उनके साथ में उनकी बातचीत इस वक्त चल रही है। रविकांत भी क्योंकि जुड़े, रविकांत, पीएम पहुंच चुके हैं जिस तरह की खबर हमें मिल रही है। बिल्कुल श्वेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर आ चुके हैं और अब से कुछ ही देर बाद जो है वो विजुअल्स जो है हम सबके सामने होंगे क्योंकि एजेंसीज को यहाँ अंदर अलाउ किया गया है और वो विजुअल्स पब्लिक डोमेन में अब से कुछ ही देर बाद होंगे।
इससे पहले राजनाथ सिंह, अमित शाह, जितने भी बीजेपी रूल्ड स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, एनडीए के जो शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, वो सब पहले ही यहाँ पर पहुँच चुके हैं और वेलकम की तस्वीरें अनुराग अब से कुछ ही देर बाद होंगी। जानकारी यही मिल रही है कि प्रधानमंत्री लगभग 8:30 बजे के आसपास जो है उनका संबोधन हो सकता है और वो संबोधन भी लाइव सुना जा सकता है। लेकिन इन सब के बीच में 2 प्रस्ताव रखे जाएंगे और वो उस प्रस्ताव इस बात को लेकर रखे जाएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो 12 साल का कार्यकाल रहा है उसमें जनहित को लेकर किस तरीके से काम किए गए और जो भी डेवलपमेंट की प्रायोरिटी रखी गई और देश ने क्या कुछ अचीव किया और उसको एनडीए के लीडर्स जो है एंडोर्स करेंगे और ये संभवतः ये प्रस्ताव जो है चंद्रबाबू नायडू की तरफ से रखा जाएगा। तो अनुराग, प्रधानमंत्री अंदर आ चुके हैं, हम लोग अभी बाहर ही हैं और कुछ ही देर बाद वो तस्वीरें सबके सामने होंगी। ठीक है, हमारे साथ अमित भी लगातार जुड़े हुए हैं। अमित, मैं आपका रुख करूंगा बहुत जल्दी से। मैं पहले अवधेश सर का रुख कर लेता हूं। अवधेश सर, 12 साल और 12 साल से ज्यादा प्रधानमंत्री का इलेक्टेड प्रधानमंत्री के रूप में एक रिकॉर्ड कायम करना कैसे देखा जाएगा? क्योंकि देश की अलग अलग हिस्सों में, राज्यों में बीजेपी तो लगातार इसको सेलिब्रेट कर रही है, लेकिन जनता ने कैसे सेलिब्रेट किया, ये चुनाव दर चुनाव बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी की जीत बताता है। देखिए, अगर आप इस रूप में, राजनीतिक रूप में देखते हैं तो भारत के इतिहास की एक अद्भुत घटना है, क्योंकि 1947 से लेकर और लंबे समय तक तो ये कल्पना ही नहीं थी कि कांग्रेस के अलावा किसी भी पार्टी को भारत में बहुमत मिल सकता है। मिल जाएगी तो उसकी सरकार 5 साल तक चल सकती है, क्योंकि 1977 में पहली बार जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो 2.5 साल में चली गई। फिर उसके बाद आप देखिए कि बीपी सिंह की सरकार आई तो 11 महीने में चली गई, और जबकि उसी के बाद नरसिंह राव की सरकार, जो अल्पमत की सरकार थी, वो 5 साल चल गई। अटल जी की सरकार आई, पहले 13 दिनों में चली गई। उसके पहले यूनाइटेड फ्रंट की सरकार 2 सरकारें मिला के 1.5 साल रही है, और फिर मनमोहन से अटल जी की सरकार फिर 1 साल रही, फिर उसके बाद 5 साल पूरा किया, फिर वो चुनाव हार गई। मनमोहन सिंह जी की सरकार 145 सीटों पर 5 साल चली, 206 पर फिर 5 साल चली। तो ये जो धारणा थी कि किसी को बहुमत नहीं मिल सकता है और वो सरकार नहीं चल सकती है, वो केवल टूटा ही नहीं है, एक रिकॉर्ड बन जाना तो भारत के इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जिसका विश्लेषण अलग अलग तरीकों से करना पड़ेगा। लेकिन ये केवल उसके बहुमत के उस कल्पना को तोड़ना, टूटना है, या लॉन्गेस्ट टाइम एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का कार्यकाल है, या ये लॉन्गेस्ट जो है ऐसा समय है जो भारत एक बड़े सपने के साथ उसको अचीव करते हुए खड़ा हुआ है, और जो आजादी के समय के हमारे सपने थे उसको पूरा करने की ओर बढ़ा है। और इस देश के आम व्यक्ति को, क्योंकि लोकतंत्र अगर लोगों का शासन है, उनकी आकांक्षाओं का ये इस सरकार ने किस ढंग से पूरा करने की कोशिश की आगे, ये मूल बात होती है। उसके साथ साथ तो इस दृष्टि से भी आप विचार करेंगे तो जिनसे, लेकिन अवधेश सर, ये तो आपने एक पहलू रखा ना, दूसरा पहलू मुझे लगता है सतीश के सिंह बताएंगे, लेकिन उससे पहले कांग्रेस पार्टी का एक रिएक्शन अपने दर्शकों को बता देते हैं। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ने पर तंज कसा है। तंज कसते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस पार्टी ने एक फोटो पोस्ट की, साथ ही लिखा कि दिल बहलाने को ख्याल अच्छा है गालिब। ये तस्वीर आपके सामने, ये कांग्रेस पार्टी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह पोस्ट कर रही है। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत बड़े कद में दिखाए गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें बहुत छोटे कद में दिख रहे हैं। राजनीतिक रूप से किस तरह से टसल है ये हम सब जानते हैं, लेकिन यह बात तो सही है ना कि इलेक्टेड प्रधानमंत्री के रूप में सतीश के सिंह जी, इलेक्टेड प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी सबसे लॉन्गेस्ट रन वाले प्रधानमंत्री बन गए। तो यह तस्वीर को कैसे देखना चाहिए देश को? देखिए, मैं इस तस्वीर को नहीं देख रहा हूं, मैं बड़ी तस्वीर देखने का प्रयास कर रहा हूं। खुद प्रधानमंत्री जी ने, सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि हम बधाई देते हैं कि वो लॉन्गेस्ट, जो कि चुनाव जीत के उसके बाद वो 12 साल पूरे कर गए और नेहरू जी के आगे निकल गए, तो इसके लिए तो सही मायने में बधाई है। असाधारण परिस्थितियों में बने थे और असाधारण रूप से उनकी सरकार चली, एक तो बात यह है। लेकिन जब दूसरे पक्ष पे आते हैं तो खुद प्रधानमंत्री जी ने संसद के पिछले सत्र में 2 दिन तक ये जो युद्ध का संकट है उसको लेकर देशवासियों से, और उसके बाद भी
पब्लिक रैली में भी कहा कि थोड़ा खर्चा कम कीजिए, मितव्ययिता किया जाए। तो अभी ये बैठक इतना लंबा चौड़ा हो रहा है, सेलिब्रेशन हो रहा है। तो क्या सेलिब्रेशन का है मौका या वक्त है या चुनौतियां? सतीश सर, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ सेलिब्रेट कर रही है भारतीय जनता पार्टी। कैबिनेट की बैठक हुई, जाहिर बात है कि सरकार ने अपने कामकाज पर चर्चा की होगी। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, और कहा जा रहा है कि यहां से भी देश के आने वाले समय को लेकर कुछ ना कुछ नीति निर्धारित होगी। तो आपको ये सिर्फ सेलिब्रेशन तक तस्वीरें लगती हैं? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत सादे ढंग से भी हो सकता है ये समारोह, क्योंकि चुनौतियां चौतरफा हैं और 12वें साल में 12 तरह की चुनौतियां मैं कहूंगा प्रधानमंत्री जी के सामने हैं। आर्थिक चुनौतियां हैं, विदेश की चुनौतियां हैं, ट्रेड डील की चुनौतियां हैं, और सबसे बड़ा जो मैं अपने असेसमेंट में मानता हूं कि भारत के सामने आधुनिक टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा बड़ी चुनौती है। अगर आधुनिक टेक्नोलॉजी में हम बहुत आज अच्छा रहते तो हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। लेकिन आधुनिक टेक्नोलॉजी में मैं अमित भाई आपके पास आ रहा हूं। सतीश सर, आप मेरे वरिष्ठ हैं, लेकिन आपको यह भी तो समझना होगा ना कि जिन चुनौतियों की आप बात कह रहे हैं वो वैश्विक परिदृश्य की एक बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। इसके लिए अकेले भारत कैसे? जल्दी से सर, 20 सेकंड मैं अमित भाई की सुन लीजिए। आप एडिटोरियल दे दीजिएगा, लेकिन सुन भी लीजिए। वो वैश्विक चुनौतियां हैं, लेकिन देश के भीतर की जो अपनी क्षमताएं हैं वो उस पर आधारित नहीं है। हमारी चुनौतियां कुछ अपनी चुनौतियां हैं। तो हमको तो किसी ने रोका नहीं था कि एआई में आगे बढ़ने से। हमको तो किसी ने रोका नहीं था कि भाई आप सतीश सर, आपको कहां लग रहा है कि एआई में हम लोग पीछे रह गए या तकनीक के मामले में हम पीछे रह गए? आज तो पूरी दुनिया में सॉफ्टवेयर जो इंडस्ट्री है वो तो डिराइव भी भारत के लोगों की ओर से की जा रही है ना। आपको कहां लग रहा है? पहले का हुआ था, सुन लीजिए ना। जल्दी से मैं अमित के पास जा रहा हूं। हमारे नेशनल एडिटर एक लाइन सुन लीजिए, आपको सुनना पड़ेगा। पहले जो सॉफ्टवेयर था वो पहले हुआ था। अच्छा, सॉफ्टवेयर में सच में अच्छा था हमारा, लेकिन जो सॉफ्टवेयर था कब एआई में बदल गया। और यज्ञ में भी कुछ लोग होते हैं जिनको रुदन का एक स्वभाव होता है, वही करते रहते हैं। अच्छा ठीक है, आप दोनों की बातें बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, मैं आप दोनों को पूरा मौका दूंगा। मैं अमित जी के पास चला जा रहा हूं बहुत जल्दी से। अमित जी, एक तो वो चुनौतियां जो सतीश केसिंग जिसका जिक्र कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से अगर 12 साल के अगर कामकाज को रिव्यू किया जाएगा तो प्रधानमंत्री की सफलता को बीजेपी ऐसे ही थोड़ी बता रही। मतलब 370 हटना, ट्रिपल तलाक का हटना, राम मंदिर बनना, भारत मेक इन इंडिया में इतना आगे बढ़ रहा है, दूसरे देशों के साथ भारत की डिप्लोमेसी, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी गिनाने के लिए अमित, जहां पर आज पीएम नरेंद्र मोदी को माना जा सकता है कि एक बड़े वैश्विक नेता हैं, एक बहुत बड़े नेता हैं, और उस पर मुहर प्रधानमंत्री का जो लॉन्ग टर्म होना, मतलब प्रधानमंत्री का बतौर प्रधानमंत्री लॉन्ग टर्म होना, वो मुहर लगा देता है। अमित, देखिए, मुझे लगता है कि सतीश जी जो बात कर रहे हैं एआई की और वो तमाम जो चुनौतियों की बात हो रही, वो अपनी जगह मुझे लगता है ठीक है, और आप वो बात को रख सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है नरेंद्र मोदी को अगर आप उनको समझना हो और उनके अगर काम को समझना हो, तो मुझे लगता है कि इस बात को भी तो देखना पड़ेगा कि 70 साल, 60 साल, 65 साल, 70 साल तक अगर किसी के घर पे, अगर सतीश जी भी बिहार से आते हैं, और मुझे लगता है कि वो सीन सबको याद होगा, जब हम लोग घर जाते थे और शाम को जब गाड़ियों से अपने गांव की तरफ जाते थे तो महिलाएं सड़क के किनारे खड़ी हो जाती थी, क्योंकि सब शौच के लिए होती थी। तो वो हमने देखा है। मुझे लगता है कम से कम इस देश की, अगर आप एआई की बात करें कि हम वहां पिछड़ गए, तो इस देश की महिलाएं वो भी डिजर्व नहीं करती थी 70 साल बाद कि उनको शौच के लिए घर से बाहर जाना हो। मुझे लगता है, अगर मैं पर्सनली अगर बात करूं, तो मुझे लगता है इसी बात को लेकर मैं नरेंद्र मोदी के पक्ष में 4 चीज बोल जाऊंगा या उनके समर्थन में खड़ा हो जाऊंगा एज ए जर्नलिस्ट भी। क्योंकि अगर हमने बिहार में और अपने वहां पर देखा है कि जो महिला होती है, गरीब परिवार जो है, वो बेसिक चीजों को उनको नहीं मिला था। आजादी के 65 साल बाद क्या कोई परिवार को बिजली की सुविधा नहीं मिलनी चाहिए थी? किसी को कम से कम शौचालय या फिर गैस, ये चीजें भी दी। मैं मान रहा हूं कि किस चीज में आप पिछड़ गए या थोड़ा पहले सोचना चाहिए, तो ये चीज तो हर सरकार के साथ होनी चाहिए ना। देखिए, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी के साथ जो अच्छी चीजें हैं, और ये जो 12 साल में और इससे पहले अगर देखिए तो एक प्रशासनिक के सर्वोच्च पद पर, सरकार के सर्वोच्च पद पर उनका 25 साल हो रहा है, उससे ज्यादा का वक्त हो गया 2001 से। अगर आप देखिए उनके पूरे शासन को देखिए, उन्होंने हमेशा जो डेवलपमेंट मॉडल रखा है उसमें गरीब के लिए भी जगह रखी है और एक जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसके लिए भी जगह रखी है। से कॉल कर रही हैं, मतलब उनके पास शायद कोई तस्वीर है, मैं उनके पास जाऊं एक लाइन में। अमित,
सतीश के सिंह जी कह रहे हैं थोड़ा सादगी के साथ हो सकता था, सेलिब्रेशन ना कर। ये जो हो रहा भारत मंडपम, ये सादगी वाला ही है मुझे लगता है। भारत मंडपम जो है वहां पर कोई ना तामझाम है, वहां सारे इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से तैयार हैं, वहां पर जाकर एक बैठक होगी। एक बार हमें तस्वीरें दिखा देते हैं, श्वेता के पास चल रहे हैं। श्वेता, क्या चल रहा है वहां पर भारत मंडपम में? जी बिल्कुल, अमित जी ने बिल्कुल सही कहा कि कोई तामझाम नहीं है। अनुराग, अगर आप भी क्योंकि यहाँ पर आए होंगे कई दफे, अमित जी भी आए होंगे, भारत मंडपम को जिस तरीके से तैयार किया गया है, हमने देखा है G20 समिट हो, AI इम्पैक्ट समिट हो, AI बिल्कुल AI इम्पैक्ट समिट हो, या फिर जैसे हम देखते हैं कि बड़ी बैठकें यहाँ पर होती हैं, इंटरनेशनल कोई भी कॉन्फ्रेंस होता है उसका आयोजन यहाँ पर होता है, तो पूरी व्यवस्था रविकांत इस तरीके की यहाँ पर बनाई गई है और ऐसे तैयारी की गई है कि ऐसे आयोजन यहाँ बहुत आराम से हो जाते हैं और उसमें कोई तामझाम नहीं होता। देखिए, आज भले ही एनडीए का शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर है अनुराग, लेकिन वाकई कोई तामझाम नहीं है। मीडिया कर्मी सिर्फ यहाँ पर है जो कि बाहर है, अंदर जाने की सिर्फ कुछ एजेंसियों को अनुमति है। अंदर जो मीटिंग चल रही है उससे जब बाहर खबरें आएंगी तो वो भी अपने दर्शकों को हम बताएंगे, और आम लोग भी यहाँ नहीं है आज भारत मंडपम में। तो रविकांत, एक तरह से कहें तो एक बैठक है, जो कॉन्क्लेव यहाँ पर लिखा हुआ है, सम्मेलन है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सम्मेलन, एक तरह का एक सम्मेलन है, लेकिन बाहर आपको कुछ भी ऐसा बहुत ज्यादा एक बोलते हैं शोशेबाजी या तामझाम नजर नहीं आ रहा। अंदर एक बैठक जरूर हो रही है, मंथन जरूर हो रहा है। बिल्कुल श्वेता, यहाँ पर देखिए पार्टी है तो पार्टी अपना फंक्शन करेगी। वो बता रही है कि किस तरीके से 12 साल में जनहित के जो काम हुए हैं, 2 कार्यक्रम किए गए, सभी बड़े नेताओं को कहा गया कि आप पूजन हवन अर्चन कीजिए। अगर इसको कोई तामझाम मानता है तो पार्टी का अपना राय है, कोई ओपोनेंट उसको मान सकता है, लेकिन यहाँ पर एनडीए की जो बैठक चली है उसमें सभी मुख्यमंत्री आते हैं। नीति आयोग की बैठक से पहले भी बीजेपी इस तरीके की बैठकें अपने मुख्यमंत्रियों, अपने सहयोगी दलों के साथ करती है, और इस वक्त बैठक जो है वो प्रारंभ हो चुकी है और प्रधानमंत्री यहाँ पर आ चुके हैं और उसके बाद जो तमाम एजेंडे हैं वो इसके अंदर रखे जाएंगे। और ये बैठक सिर्फ 12 साल के कंप्लीट होने पर टेन्योर पे नहीं, आगे का भी रोड मैप जो है वो एनडीए का होता है, बीजेपी का होता है। तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं, संगठन में क्या बदलाव होगा, सरकार में क्या बदलाव होगा, उन तमाम चीज़ों पर भी एजेंडे होते हैं। हो सकता है कि साइडलाइन में उस पर भी चर्चा हो जाए, और इन तमाम चीज़ों को लेकर बीजेपी जो है वो तैयारी पहले से कर रही थी कि हम अपने कार्यकर्ताओं को और देश की जनता को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमने विकास के काम 12 साल में जनहित के क्या काम किए हैं। और कंपेयर तो प्रधानमंत्री का अलग अलग नेताओं से होता है, और उनकी छवि, उनकी लोकप्रियता को बीजेपी अपना सर्वोच्च नेता मानती है, तो भुनाने का कोई भी मौका क्यों छोड़े वो। बिल्कुल। और रविकांत, आप जिस बात पर बात कर रहे हैं, मैं चाह रहा हूं कि सतीश के सिंह सर, मतलब आपने जो कहा कि बहुत सादगी पूर्वक हो सकता है, उसका जवाब अमित जी ने भी दिया, उसका जवाब श्वेता और रविकांत ने भी दिया, तो मतलब तो सरकार वही रही है ना। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर सिर्फ सेलिब्रेशन हो रहा है, बल्कि 2047 तक के रोड मैप पर भी चर्चा हो रही है, जो जानकारी है। देखिए, मैं आपको सबसे कम खर्चा वाला चीज बता देता हूं। प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के नाम आते, डिजिटली एक संदेश दे देते, सब लोग सुनता, उनकी बात सब लोग तक पहुंची जाती है, तो ये बड़ा सादा होता। अब ये जो लोग जुटे हैं वो बैलगाड़ी या साइकिल से तो आए नहीं है, तो ये डिजिटल भी मीटिंग हो सकती थी। नंबर 1, सेलिब्रेशन। अगर आप सेलिब्रेशन नहीं करें तो मैं मान लेता हूं कि सेलिब्रेशन। देखिए, मैं उन लोगों में से नहीं हूं, आप सुन लीजिए मेरी बात, आप रोकिएगा मत। हाँ, प्लीज। मैं उन लोगों में से हूं जो मैं मानता हूं कि डिजिटली मोदी जी के काल में बहुत काम हुआ है, यूपीआई वगैरह, वो ठीक हुआ है काम। फिर आपका शौचालय का जिक्र अमित ने किया, वो भी अच्छा काम हुआ, मैं मानता हूं। लेकिन दूसरा पक्ष आप देखिए कि 12वें साल में देश की चुनौतियां ऐसी है कि जो एनडीए का, मोदी जी का एक बड़ा खास काम था उज्ज्वला स्कीम, उसका जो है सिलेंडर की संख्या 9 से 4 करनी पड़ रही है। आप बात समझिए, तो खर्चा का तो दौर है भाई, और आर्थिक संग्रह जिस तरह का है। आप मेरे बड़े सम्माननीय हैं सतीश सर। नहीं, आप सुनिए प्लीज, जल्दी से कंक्लूड कीजिए, अवधेश सर भी इंतजार में। देखिए, जो धन का संग्रह हो रहा है कुछ वर्ग में, और आपको दूसरे तरफ 80-85 करोड़ को मुफ्त अनाज देना पड़ रहा है, तो ये 2 तस्वीरें आप चुन लीजिए। लेकिन सतीश सर, आप जब ये बातें कहते हैं तो मुझे लगता है आप अधूरी बात कह रहे हैं, क्योंकि अगर पीएम नरेंद्र मोदी के पूरे कार्यकाल को देखेंगे तो उसमें कोविड वाली वैश्विक चुनौती को आप नहीं छोड़ सकते हैं। वो राशन कहां से मिलना शुरू हुआ था, ये भी तो बात करनी पड़ेगी ना सर आपको। और आज आप जब उज्ज्वला योजना के सिलेंडर घटने की बात कहते हैं, तो आप ये जानते हैं कि पूरी दुनिया में जब हॉर्मुज स्ट्रेट रुका है तो क्राइसिस का दौर क्या है। मैं इस पर बात करूंगा, अवधेश सर जवाब देना चाह रहे हैं। अवधेश सर जवाब ले लीजिएगा।
बिल्कुल। अब आप अगर सतीश जी से करते रहे, देखो सतीश जी को कुछ भी बोल देना है। पहली बात तो उनका आधार ही गलत है। प्रधानमंत्री ने कभी भी देश से संयमित खर्च करने की और मितव्ययता की बात की ही नहीं। प्रधानमंत्री ने केवल यह कहा कि हमको विदेशी मुद्रा बचाना है, बस। देश में जितना चाहे आप खर्च करिए, अपना जितना चाहे उपभोग करिए, उसकी कोई समस्या नहीं है, तभी विकास होगा। वो तो केवल विदेशी मुद्रा, तो ये बेसिक चीज है। दूसरा है कि देखो, ये शोक सभा नहीं है कि आदमी आनंद से नहीं मनाएगा और उसमें जाएगा। ये एक भारत के इतिहास का एक अविस्मरणीय, एक अद्भुत क्षण है। भारत एक उत्सव का देश है। जितने उत्सव तरह से मनाना चाहिए, मनाना ही चाहिए। उस उत्सव से वो एआई को और उसको कोई समस्या नहीं होने वाली कि उस उत्सव से कोई काम रुक जाएगा। हमारा देश आंतरिक रूप से किसी संकट में नहीं है, वैदेशिक रूप से संकट है, लेकिन इसके बावजूद 38 देशों के साथ 9 हमने जो है कह रहे हैं अवधेश सर कि भाई भारत इन चुनौतियों को अपने स्तर पर मजबूत रख सकता था। अमित भाई, लास्ट कुछ सेकंड्स बचे हैं मेरे पास। ये जो कह रहे हैं चीजों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगर इन 12 सालों का जिक्र होगा तो उसमें बीजेपी के संगठन की मजबूती का भी जिक्र करना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा कि कैसे प्रधानमंत्री के चेहरे पर बीजेपी ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ चुनाव जीते। 2018 में 21 स्टेट थे, आज की डेट में जब हम बात करें 22 स्टेट। उस लिहाज से भी देखा जाए तो बीजेपी को मजबूत करने में प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा योगदान है। नहीं, देखिए, बीजेपी में अब नरेंद्र मोदी ने सब कुछ बदल कर रख दिया। नरेंद्र मोदी ने पूरे जो पार्टी के जो काम करने के तौर तरीके से लेकर सरकार का गवर्नेंस को बदला है। किस तरीके से एक व्यक्ति, और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी की खासियत क्या है, सबसे बड़ी अगर यूएसपी क्या है कि अभी भी अगर आप जनता के पास चाहिए, 12 साल के शासन के बाद अगर कोई बड़ी समस्या चल रही हो और आप किसी के पास जाए तो वो क्या कहता है कि नरेंद्र मोदी है, कुछ हो जाएगा, कुछ संभाल लेंगे, कुछ कर लेंगे। मुझे लगता है यही विश्वास जो है नरेंद्र मोदी को इस पद पर बना हुआ और जनता उनके साथ। अपने जनप्रतिनिधियों को पीएम नरेंद्र मोदी ये हिदायत देते आए कि जनता से जुड़े रहें, उनकी समस्याओं को सुने, उसका निराकरण हो। ये स्पेशल कवरेज लगातार जारी। भारत मंडपम से आगे भी आपको तस्वीरें दिखाते रहेंगे। फिलहाल तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी।